नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित कैसे इन चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ही प्लानिंग करता है। वो एक तरफ से मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया को भी अपनी प्लानिंग में शामिल करता है। दूसरी तरफ से उसने सीक्रेट डिपार्टमेंट के सभी लोगों को उनके सीक्रेट कोड भी दे दिए थे और उन सब की को एक फाइल देकर उन सबको उनका काम भी अच्छे से समझा दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ कर्नाटक में वहाँ पर निखिल और अर्जुन सिंह भी पहुँच चुके थे। इधर रोहित अब इंस्पेक्टर विकास को भी शर्मिंदगी के समुंदर से नहलाना चाहता था, क्योंकि रोहित को अच्छे से पता चल गया था कि यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास के किस तरह से अनिका के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। रोहित यहाँ पर अच्छे से जान गया था कि इंस्पेक्टर विकास नहीं चाहते थे कि अनिका इस केस में काम करे, इसलिए वो अनिका के बारे में वहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट में भी अनाप शनाप बके जा रहे थे, जो कि भूमिका ने रोहित को सब कुछ पहले से ही बता दिया था। इसलिए अब वक्त आ गया था उसी शर्मिंदगी के समुद्र में नहलाने का। इसलिए अब वो विकास को उसके किए पर शर्मिंदगी महसूस कराना चाहता था। अब यहाँ पर रोहित ने अब अपना फ़ोन निकाला और अपने उस फ़ोन से उसने किसी को कॉल किया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम अपनी आदमियों के साथ मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ। रोहित ने ये कॉल कर दिया था। उधर से भी अब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं आ जाता हूँ। तभी इधर से रोहित कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी ढेर सारी स्पोर्ट्स कार चाहिए, तुम इन सब का अरेंज करवा दो और बेस्ट कार रेसर भी मुझे वहाँ पर चाहिए, तुम कल मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हारे काम की डिटेल बता दूंगा। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ पर जल्दी से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर उसने दोबारा से एक मैसेज टाइप किया और उसने ये मैसेज किसी को भेज दिया जिसमें लिखा हुआ था कि बॉर्डर की सेवा तो बहुत हो गई, तुमने दुश्मनों को बहुत ही हराया है, लेकिन अब बारी है अपने ही देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों की। तुम्हारा क्या रोल होगा मेरी प्लानिंग में, मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। और एक लंबा सा मैसेज टाइप करके अब वो उसे भी उस दूसरे इंसान को सेंड कर देता है। अब रोहित यहाँ पर अपने दोनों ही आदमियों को अपने मैसेज सेंड कर चुका था, जो करने के लिए अब रोहित यहाँ पर था और अब वो खुद अपने बेडरूम में चला गया। जब रोहित वहाँ पर अपने बेडरूम में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर अनिका अभी तक उसी चेस बोर्ड को ही ध्यान से देख रही थी। अनिका यहाँ पर उस चेस बोर्ड को समझने की कोशिश कर रही थी कि हिडन पॉइंट्स में रोहित उससे क्या कहना चाहता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अनिका रोहित की किसी भी बात को पहले नहीं समझ पाती थी, लेकिन यहाँ पर अब रोहित के दिमाग में क्या चल रहा था, अनिका यही सब सोचने और समझने की कोशिश कर रही थी कि जब चेस खेल रहे थे तो रोहित ने अनिका से कौन कौन से वर्ड बोले थे, उन्हीं सब वर्डों का मीनिंग यहाँ पर अनिका निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित एकदम से उसके सामने आ जाता है और अब जब अनिका की नज़र रोहित पर जाती है तो अब अनिका एक पल से एक क्वेश्चन के साथ अब रोहित की तरफ देखने लग जाती है। अनिका की इन नज़रों को देखते हुए अब रोहित भी समझ जाता है कि यहाँ पर अनिका उससे कुछ सवाल करना चाहती है। इसलिए रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका? तभी अनिका कहती है, मिस्टर मारवा तुम करने की क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे? तभी रोहित कहता है कि बस कुछ नहीं अनिका, बस एक छोटी सी कार रेसिंग और जिसमें होगी हाइड एंड सीक। अब यहाँ पर अनिका बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि रोहित आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ओरा उसका एटीट्यूड भी एक अगर नॉर्मल इंसान हो तो उसको भी एक पल के लिए तो डरा ही दे। यहाँ पर रोहित का ओरा एकदम से बिल्कुल एक किंग की तरह लग रहा था। अब रोहित एक स्माइल के साथ अपनी बात को कह तो देता है। अब रोहित अपनी प्लानिंग अनिका को यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में बता रहा था, क्योंकि रोहित भी नहीं चाहता था कि वो अनिका को डायरेक्ट ही सब कुछ बता दे, क्योंकि रोहित को हालांकि यहाँ पर अनिका के ऊपर किसी भी तरह का कोई शक ना था। रोहित जानता था कि यहाँ पर अनिका रोहित को अच्छे से जानती है, समझती है और कहीं ना कहीं अब वो इस बात तक भी जरूर से ही पहुँच जाएगी। अब अनिका हैरानी से अब रोहित को कहती है, मैं बोर हो रही हूँ रोहित, एक तो तुम मुझे ढंग से सब कुछ बता नहीं रहे हो और ऊपर से तुमने यहाँ पे मैं जानती हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर रहकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे 1 महीने के लिए यहीं पर कैद कर दिया है। तभी रोहित एक औरे के साथ कहता है, ओके अनिका अपनी बुक रीड कर लो। उसी वक्त रोहित को तभी एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आता है। अब रोहित जब उस फ़ोन को देखता है तो रोहित वहाँ से जाने लगता है। वो अनिका से थोड़ा दूर हो जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि तुम्हारा काम हो गया है, वहाँ जाने से पहले मुझसे आकर मिलो।
ये सुनकर अब रोहित कहता है कि ठीक है, मैं कल सनराइज से पहले ही आपसे मिलता हूँ। इतना कहने के बाद अब रोहित भी इस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब रोहित फिर से एक कॉल लगाता है। रोहित चिराग मेहता को फ़ोन लगाकर कहता है कि ज्योत्सना, जो कि यहाँ पर चिराग मेहता की बीवी थी, वो को मारवा हाउस में शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर ज्योत्सना प्रेग्नेंट थी और रोहित यहाँ पर किसी भी तरह का चिराग मेहता की अब्सेंस में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने चिराग मेहता को पहले से ही बोल दिया था कि तुम यहाँ पर मारवा हाउस में ही ज्योत्सना को शिफ्ट कर दो। रोहित जानता था कि ज्योत्सना मारवा हाउस में ही सेफ रहेगी, क्योंकि ये मिशन भले ही चाहे रोहित और अनिका का था, लेकिन इसमें यहाँ पर चिराग मेहता की भी उतनी ही हिस्सेदारी थी। इसलिए अब उसके एब्सेंस में रोहित नहीं चाहता था कि ज्योत्सना को ऐसे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी सिचुएशंस को सामना करना पड़े, क्योंकि रोहित जानता था कि यहाँ मारवा हाउस में बहुत सारे नौकर चोकर हैं और आयशा मारवा यहाँ पर ज्योत्सना का बहुत अच्छे से ही ख्याल रखेगी। इसलिए अब रोहित ने डिसाइड कर लिया था कि तय वक्त से पहले ही वो उन दोनों ही जगह पर अटैक कर देंगे, एक तरफ यहाँ पर दिल्ली में और दूसरी तरफ कर्नाटक में। रोहित जान गया था कि दुश्मन उनसे हर कदम में आ गए हैं। जितना ये अब तक सोच रहे थे उससे कहीं आगे की प्लानिंग दुश्मनों ने पहले से ही कर ली है, इसलिए अब वो उनसे 4 कदम आगे रहना चाहता था। रोहित अब यहाँ पर एज ए किंग सोच रहा था, ना कि एक बिजनेसमैन, क्योंकि एज ए किंग रोहित की सोच कितनी आगे तक की थी। उसको किसी के लिए भी डिसाइड कर पाना, किसी के लिए भी पता कर पाना या उससे आगे निकल पाना सभी के लिए इम्पॉसिबल था। इधर दिल्ली के पागल खाने में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका एक पूरा का पूरा प्लान रोहित ने पहले ही तैयार कर दिया था, और कब किसको यहाँ पर आना है उसका टाइम तक भी यहाँ रोहित ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। और उसकी एक फाइल बनाकर उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर रोहित ने आकाश गुलेरिया पर इसकी डाल दी थी, क्योंकि रोहित ये मारवा यहाँ पर अच्छे से जानता था कि इस काम को दिल्ली में ही रहकर आकाश गुलेरिया अच्छे से कर सकता है। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी करण गुलेरिया अपने कमरे में बैठे हुए सोच रहा था कि ये मयूर और आकाश गुलेरिया के बीच में क्या बातें हो रही है, क्योंकि करण को यहाँ पर रोहित ने अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया था। और करण गुलेरिया को यहाँ पर अजीब लग रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जब से अनिका एडमिट हुई थी तब से अब करण को गुलेरिया को भी आशंका होती है। करण गुलेरिया यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पर मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया के बीच में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जो कि मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है। तभी वहाँ पर करण गुलेरिया अपने इन्हीं ख्यालों में व्यस्त थे, तभी एक डिलीवरी बॉय वहाँ पर आता है और तभी एक सर्वेंट जो उस डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है, तभी वो डिलीवरी बॉय उस सर्वेंट को 3 डिब्बे देकर चला जाता है। एक बॉक्स यहाँ पर आकाश के कमरे में पहुंचा दिया जाता है और दूसरे बॉक्स को यहाँ पर मयूर गुलेरिया के कमरे में पहुंचा दिया जाता है। करण ये सारी बातें नोटिस कर रहा है कि और उसका अब सिक्स सेंस उन्हें कुछ और ही कह रहा था। इधर मारवा हाउस में रोहित टेरेस में चलते चलते ही कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर अनिका धीरे धीरे आ जाती है, क्योंकि अनिका अपने कमरे से अब टेरेस तक आसानी से जा सकती थी, क्योंकि अब अनिका ने कुछ रिकवरी भी कर ली थी, अब वो अच्छे से चल फिर सकती थी। इधर रोहित को पीछे से अब वो जाकर एकदम से हक कर लेती है। रोहित के लिए ये पल एकदम से सरप्राइज करने वाला था, क्योंकि मोस्टली अनिका कभी भी ऐसे नहीं करती थी। अब रोहित एकदम से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी थी। अब रोहित कहता है, ये क्या कर रही हो तुम अनिका, लगता है तुम्हारे सिर में चोट लगने से शायद तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई हो। तभी अनिका कहती है, अपने पति को हक किया है जो किसी ज़माने में मेरा लवर भी था। अनिका का ये मोमेंट रोहित के लिए एकदम से ही हैरान कर देने वाला था। अब अनिका रोहित को एक और सरप्राइज दे देती है। अनिका रोहित को दीवार की तरफ धक्का दे देती है और उसे किस करने लग जाती है। जैसे ही अनिका किस करने के लिए रोहित की तरफ बढ़ती है, तभी रोहित एकदम से अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अनिका के होठों पर रख देता है और वहाँ पर वो अनिका को यहाँ पर कोई भी किस करने नहीं देता। इसलिए अब अनिका रोहित के इस व्यवहार को देखकर एकदम से लिए शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अनिका के लिए यहाँ पर ये 100 वोल्ट का एक झटका था। इसलिए अब अनिका फिर से कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, यहाँ पर चोट मेरे सिर पर लगी है, लेकिन इसका असर मुझे अब आपके ऊपर लग रहा है, क्योंकि आप तो कभी भी मुझे ऐसे नहीं रोकते थे, लेकिन आज क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी रोहित कहता है, देखो अनिका, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी ये मुझे
काफ़ी टाइम से मैंने भी इस चीज़ को बहुत ही मिस किया है। मैं भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मैं अब कि तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। रोहित अनिका को अपने दोनों हाथों से उठाकर उसे फिर से उसके बेडरूम में ले जाता है। रोहित अनिका यहाँ पर रोहित का हाथ पकड़कर अनिका गहरी नींद में सो जाती है, क्योंकि अनिका भी यहाँ पर अब रोहित की बात से एग्री करती है। अब रोहित उसे जब अनिका उसकी गहरी नींद में चली जाती है तब रोहित उसे धीरे से उसके फोरहेड पर किस करता है, और क्योंकि यहाँ पर रोहित ने इतने धीरे से अनिका को किस किया था ताकि अनिका को किसी भी तरह का उसके सिर में कोई भी दर्द महसूस ना हो, इसलिए और अनिका को किस करने के बाद अब रोहित फिर से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर जाने के बाद रोहित यहाँ पर जाकर सोता नहीं है, बल्कि वो इधर उधर चक्कर काट रहा था, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था, किसी की कॉल का। इसलिए क्योंकि रोहित ने जो भी अटैक करने की पूरी ही प्लानिंग की थी, वो यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पर ही डिपेंड होने वाली थी, क्योंकि इसका मेन रोल यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ही निभाने वाली थी। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर कितना वक्त लेती है उस काम को करने में, जो भी काम उसने रोहित ने दिया था, अब ये सब स्वाति ही डिसाइड करने वाली थी। इसलिए अभी रात के 3 बजे थे और रोहित अपने रूम के बाथरूम से आते हुए सीक्रेट लैब से वो यहाँ पर मारवा हाउस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि गेस्ट रूम में से भी एक ऐसा रास्ता था जिसके द्वारा वो अंडरग्राउंड के थ्रू यहाँ से बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से बाहर जा सकता था। इसलिए अब वो वहाँ से निकल कर अब स्वाति की दी हुई लोकेशन पर पहुँच जाता है, क्योंकि स्वाति ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ स्वाति मल्होत्रा अब रोहित का इंतजार पहले से ही कर रही थी। अब यहाँ पर रोहित ने स्वाति के पैर छुए, तभी स्वाति ने कहा कि रोहित तैयारी हो गई। तभी रोहित कहता है, जी हाँ माँ, सब तैयारी हो चुकी है, वो काम पूरा हो गया है। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है, पर तुमने ऐसे अलग अलग तरीके से बनाने के लिए क्यों कहा? तुम एक इंजेक्शन को भी बना सकते थे, तुमने यहाँ पर हमारा एक इंजेक्शन से भी काम हो जाना था। इसलिए अब रोहित मुस्कुराते हुए जल्दी से कहता है कि इसके लिए भी तुम्हें जल्दी से पता चल जाएगा। आप दिल्ली और कर्नाटक दोनों पर ही अपनी नज़र रखेंगे। अभी स्वाति मल्होत्रा भी मुस्कुराते हुए सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है। इधर स्वाति मल्होत्रा अब रोहित की बात को अच्छे से सुन रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं कहती। अब रोहित कुछ देर के लिए चुप रहने के बाद फिर आगे कहता है, मुझे उस कैमरे का एक्सेस चाहिए जो वहाँ पर निखिल और अर्जुन सिंह ने वहाँ पर लगाया है। अभी स्वाति कहती है, लगता है तुम्हारी बीवी काफ़ी बोर हो रही है। ये सब सुनकर अब रोहित एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है कि आखिर स्वाति मल्होत्रा ने ऐसी बात रोहित को क्यों कही। तभी स्वाति पेपर पर कुछ लिख कर रोहित को दे देती है और साथ ही रोहित को एक बॉक्स भी देती है। अब रोहित उस बॉक्स को पकड़ लेता है। अब रोहित हैरानी से स्वाति को देखने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोहित को स्वाति की कोई भी बात समझ में नहीं आए कि आखिर यहाँ पर स्वाति के मल्होत्रा कहना क्या चाहती थी। तभी स्वाति मल्होत्रा रोहित के चेहरे की सरप्राइजनेस को देखकर फिर से कहती है कि इसे अपने साथ ले जाना काम आएगा, और साथ ही उससे एक किताब दे देती है जो उससे रोहित ने मंगाई थी, क्योंकि रोहित अच्छे से जानता था कि अनिका यहाँ पर चुपचाप तो एक कमरे में नहीं बैठेगी, इसलिए उसने पहले ही स्वाति मल्होत्रा को कहकर अनिका के लिए एक किताब मंगवा ली थी। अभी इधर स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है, तुम इस किताब का क्या करोगे? तभी रोहित कहता है कि आपकी नज़र हम पर ही रहेगी तो तब देख लीजिएगा कि मैं इस किताब का क्या करने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी स्वाति भी एक प्यारी सी स्माइल देती है और वो हाँ में अपना इशारा करती है रोहित को वहाँ से जाने के लिए। अब रोहित उस किताब को लेकर सीधा एनी और जॉन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि कितना वक्त और लगेगा, इसे पढ़कर समझकर मुझे बताओ कि ये इस किताब में क्या है। अब रोहित के हाथ से एनी उस किताब को ले लेती है। अब एनी उस किताब के सब पन्नों को पलट पलट कर देखती है और फिर उसको कुछ देर तक देखने के बाद अब यहाँ पर एनी फिर से उसको दोबारा से पलटने की कोशिश करती है। तब रोहित फिर से अपना सवाल पूछता है कि क्या लिखा है इस किताब में, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तभी एनी कहती है, ये तो बॉस की किताब है, मुझे 1 घंटा दीजिए, हम दोनों अभी इसे पढ़कर आपको समझाते हैं। आप तब तक के लिए जहाँ तक मुझे लगता है आप सो जाइए, क्योंकि रात ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, सुबह निकलने वाली है। यहाँ पर एनी की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि जितना वक्त तुम दोनों को इसे पढ़कर मुझे समझाने में लगेगा, उतना वक्त हमें यहाँ से जाने में भी लगेगा। भूमिका इधर दूसरी तरफ भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास वहाँ पहुँचने ही वाले होंगे और वो हमें
वो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए अटैक हम रात में ही करेंगे। एक बात और, जितना बोलना है यहाँ बोल लो। मिशन के शुरू होने के बाद तुम दोनों उसी यहाँ पर साइलेंस को ही फॉलो करेंगे। अब रोहित की ये बात सुनकर सिर्फ एनी भी यस बोस कहकर सिर्फ अपना सिर हिला देती है और कहती है कि एक कमांड एक्सेप्टेड। इधर जॉन भी सेम रिपीट करता है, यस बॉस, कमांड एक्सेप्टेड। अनीका और जॉन को इतनी सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब रोहित सीधा ही वहां से निकलकर फिर से अब अनीका के रूम में आ जाता है। यहाँ पर रोहित को भी एकदम से वहां आया हुआ देखकर अब अनीका की आंखें खुल जाती है, क्योंकि अनीका यहाँ पर दिन रात सिर्फ अनीका यहाँ पर बोर हो रही थी। अब वो किसी भी टाइम सो सकती थी, किसी भी टाइम उठ सकती थी, इसलिए जब रोहित वहां पर आया तो उसकी पैरों की आहट सुन के अब अनीका जग गई थी। इसलिए अब अनीका रोहित से पूछती है कि क्या बात है मिस्टर मारवा, आप अभी तक सोए हुए नहीं हो क्या? और अनीका ने जब टाइम देखा तो ये सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन इट्स अर्ली मॉर्निंग। इसलिए अब अनीका रोहित को एक किस देती है। अभी अनीका की किस लेने के बाद अब रोहित फिर से कहता है, क्या बात है अनीका, मॉर्निंग की फर्स्ट किस तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन आजकल लगता है कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर तुम आज मुझे रोहित वाली किस दे रही हो। तो अनीका, तुम कब से रोहित बन गई? ये सुनकर तो अनीका से के गाल अपने अनीका के गाल ये सब सुनने के बाद एकदम से एप्पल से भी ज़्यादा रेड हो गए थे वो। ये यहाँ पर रोहित की ये बात सुनकर अब अपनी नज़रें घुमाकर कहती है, मैं रोहित तब से बन गई जब से आप अनीका बन गए हो, क्योंकि आप भी तो सेम वही चीज़ें कर रहे हो जो कि सिर्फ मेरे ऊपर ही शूट करती थी। लेकिन अब जब आप यहाँ पर अनीका की सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो अब यहाँ पर अकेले बैठे मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं मिस्टर मारवा ही बनकर देख लूँ। ये सब कहने के बाद अनीका एकदम से अचानक से रोहित की बाहों में चली जाती है। रोहित की बाहों में जाने के बाद रोहित भी उसे कसकर अपने से गले लगा लेता है। अब क्योंकि अनीका यहाँ पर रोहित की बाहों में ऐसे चली गई थी जैसे अब रोहित यहाँ पर रोहित की बाहों में छुपना चाहती हो। रोहित भी उसे अब जोर से टाइटली हक करता है। रोहित और अनीका मानो एक दूसरे के बाहों में ही पिघलने लगे थे। तभी रोहित को एक फ़ोन आता है, जिसके फ़ोन की आवाज़ को सुनकर अब रोहित एक पल से अपने होश में आता है। वो उस फोन के रिंगटोन से अब दोनों ही जब होश में आते हैं तो तभी रोहित देखता है कि एनी उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब रोहित बड़े ही प्यार से अनीका को खुद से अलग करता है। फोन को देखने के बाद अब रोहित अनीका को अपने आप से दूर तो करता है, लेकिन यहाँ पर रोहित तो उसे दूर करना चाहता था, लेकिन अनीका उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अनीका फिर से रोहित को एक टाइटली हक कर लेती है। अब रोहित यहाँ पर समझ जाता है कि अनीका उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। अब यहाँ पर रोहित के लिए भी अनीका का ये व्यवहार कुछ अलग ही था, क्योंकि अनीका ने कभी भी अपने इमोशंस को कभी इतना व्यक्त नहीं किया था। हो सकता है कि अभी शायद अनीका के पास ज़्यादा टाइम है, या तो इसलिए अब अनीका यहाँ पर अपने और रोहित के रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अदरवाइज अनीका से ऐसा एक्सपेक्ट करना भी फिजूल था। रोहित इस बारे में अच्छे से जानता था। अब जब रोहित फिर से अनीका को कहता है कि अनीका मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, तभी अनीका अब रोहित को कस के तो पहले से ही पकड़े हुए थी, लेकिन अब वो रोहित को ना में अपना सिर हिला देती है, जिससे रोहित समझ जाता है कि अनीका बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अब यहाँ से जाऊँ। रोहित यहाँ पर अनीका की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए वो बड़े ही प्यार से अनीका को से फिर से कहते हैं, अनीका मैं जल्दी आऊँगा, प्लीज़ डोंट बी अ किड, ओके, यू नो एवरीथिंग। तभी अनीका रोहित की बातों को मानते हुए अब रोहित को छोड़ देती है। अभी रोहित को जब वो छोड़ती है तो अनीका फिर से रोहित को जाते हुए कहते हैं, आई विल वेट फॉर यू। तभी रोहित भी अनीका की इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला देता है। अनीका को यहाँ से बाय बोलने के बाद रोहित अपने कदम फिर से बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि अब वो वहाँ पर फिर से सीक्रेट अंडर लैब में ही जाना चाहता था। अनीका बस उसे जाते हुए देखती है। यहाँ काफ़ी वक्त अनीका रोहित को जाते हुए देख रही थी। वह डोर की तरफ एकटक ही देखे जा रही थी। से अनीका को चोट लगी थी, तब से ही अनीका को अलग से यहाँ पर रोहित और अनीका के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन रोहित यहाँ से अब गेस्ट रूम में रहने लगा था। जब से रोहित गेस्ट रूम में गया था तब से ही अनीका रोहित को ही काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि रोहित यहाँ पर रहकर अनीका को परेशान नहीं करना चाहता था। और रोहित अच्छे से जानता था कि वो जब तक यहाँ पर अनीका के साथ रहेगा हो सकता है कि वो इससे अनीका परेशान हो, क्योंकि रोहित यहाँ पर शायद खुद को अपने आप को ना रोक पाए। लेकिन यहाँ पर अनीका रोहित के सफर्स को, उसके प्यार को कुछ बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी।
अनिका यहाँ पर इसी तरह एक पप्पी सा फेस बनाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि वो इन यादों में क्योंकि वो यहाँ पर रोहित के इस पर्स को प्यार को मिस तो कर ही रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में एक बाथरूम से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी यहाँ पर। क्योंकि अनिका की सुनने की पावर पहले से ही अब और भी ज़्यादा अच्छी हो रखी थी, इसलिए अब अनिका जल्दी से यहाँ पर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है। जब अनिका वहाँ बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है तो अनिका ने नोटिस किया कि रोहित दोबारा से कमरे में आ गया था। अब अनिका यहाँ पर रोहित को देखते ही एकदम से अनिका के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। अनिका को हालांकि यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर रोहित दोबारा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर अनिका फिर से खुश हो जाती है। अब रोहित अनिका को देखकर रोहित भी एक स्माइल पास करता है। अब रोहित अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है और वो अनिका को दे देता है। अनिका उस पेपर को लेते हुए देखती है और कहती है, ये क्या है मिस्टर मारवा। तभी रोहित कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे आई थिंक आपको तुम्हें ये बहुत ही अच्छी लगेगी, तुम अभी फ्री हो तो इसे देखना मत भूलना, ओके। और इसे देखकर मुझे लगता है तुम बोर भी नहीं होगी। इतना कहने के बाद जैसे ही रोहित अनिका को फोरहेड किस करने के लिए नीचे झुकता है तो अनिका झट से रोहित को यहाँ पर कसकर पकड़ लेती है और वो अपने होठों को रोहित के होठों पर रख देती है। अनिका के इस हरकत पर रोहित भी एक पल के लिए तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि आजकल अनिका जो भी सरप्राइज रोहित को दे रही थी वो सब रोहित को पहले पर हैरान कर रहे होते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसलिए अब रोहित यहाँ पर अनिका से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका तो खुद एक फाइटर थी, उसकी ग्रिप इतनी अच्छी थी कि अब उससे खुद को आज़ाद कर पाना रोहित के लिए भी नामुमकिन हो गया था। अगर रोहित यहाँ पर फोर्सफुली खुद को अनिका के हाथों से आज़ाद भी कर पाता तो भी यहाँ पर रोहित अनिका को किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुँचाना चाहता था, क्योंकि रोहित पहले से ही जानता था कि अनिका की यहाँ पर फिजिकल कंडीशन कैसी थी। रोहित यहाँ पर अनिका को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ को अनिका के पेट तक ले गया और उसे गुदगुदी करने लगा। अनिका को अब यहाँ पर हंसी आने लगी थी, तभी उसकी ग्रिप थोड़ी सी ढीली पड़ गई और रोहित ने अनिका की ग्रिप को ढीली होते ही उसी ग्रिप का फायदा उठाया। रोहित ने बड़े ही प्यार से अब अनिका को खुद से अलग किया और कहा, मुझे पता है हम दोनों ही कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, पर अभी अनिका ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गया तो पता नहीं मैं फिर मुझे ये मौका कब मिलेगा। अब अनिका भी इस बार अपना सिर यहाँ पर हाँ में हिला देती है, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि हो ना हो रोहित भी यहाँ पर जो भी कुछ कर रहा है उसी के ही मिशन के लिए कर रहा है। हालांकि यहाँ पर रोहित ने अनिका को स्पष्ट तो नहीं कहा था, लेकिन अनिका रोहित की बातों से इतना तो अब ऑलरेडी समझ चुकी थी। अब अनिका अपना सिर हाँ में हिलाकर रोहित को एक हक कर देती है। रोहित भी अब अनिका को थोड़ा सा प्यार करने के बाद अब वहाँ से चला जाता है। रोहित बाथरूम के रास्ते से चला जाता है और अनिका अपने रूम के टेरेस गार्डन में ही चली जाती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोचती रहती है। वो अपने इन्हीं कुछ खट्टे मीठे फलों के बारे में सोचती रहती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित एनी और जॉन के साथ अपनी कार में निकल जाता है और अपना प्राइवेट चॉपर की तरफ जाने लगता है। और जब वो तीनों ही वहाँ पर चॉपर के पास पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर जल्दी से अब रोहित उन दोनों को कहता है कि जल्दी से चॉपर में बैठो, क्योंकि हम पहले से ही लेट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रोहित एनी और जॉन ये तीनों ही यहाँ पर कर्नाटक के लिए निकल गए थे। अब ये तीनों ही यहाँ पर कर्नाटक के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया बार बार कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर करण के लिए हर सिचुएशन जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा था वो सब समझ पाना अब काफ़ी ही मुश्किल हो गया था। करण यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। हालांकि अब तक जो भी रोहित या अनिका कुछ भी कर रहे थे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो हिंट अब यहाँ पर करण को होता ही था, लेकिन अब यहाँ पर उसके लिए ये बिल्कुल से ही बिना कुछ समझ आने वाली सिचुएशन थी। पर अब करण काफ़ी कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो है जो उसके सामने ही चल रहा है, लेकिन अब उसे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो है क्या जो अब उसकी ही आंखों के सामने से छिपा हुआ है। तभी करण इन्हीं ख्यालों में था कि तभी उसे आकाश गुलेरिया वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। आकाश गुलेरिया अपनी ही सोच में था कि उस पागलखाने में जहाँ ऐसा खतरनाक काम चल रहा है उसे सिर्फ मैं और मयूर कैसे ही रोकेंगे। तभी आकाश की नज़र वहाँ पर करण गुलेरिया पर पड़ती है। तभी आकाश यहाँ पर करण गुलेरिया को देखकर कहता है कि पापा आप यहाँ क्या
क्या कर रहे हैं, कब आए आप यहाँ? तभी करण गुलेरिया आकाश के इस क्वेश्चन को सुनकर कहता है, मैं तो कब से ही यही था, लेकिन तुम्हारा ही ध्यान पता नहीं कहाँ पर था, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया कि तुम आजकल कहाँ पर बिजी हो। और हाँ बताओ बेटा, क्या सच में क्या सोच रहे थे? तभी आकाश गुलेरिया फिर से अपने एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है पापा, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अपने काम की जल्दी में ही था, इसलिए मैंने शायद आपको नहीं देखा। इधर आकाश वहाँ से इतना कहने के बाद सीधा ही चला जाता है क्योंकि आकाश को पता है कि अभी थोड़ी ही देर में उनका दिल्ली का मिशन शुरू हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर करण गुलेरिया से ज़्यादा बात नहीं करता। वो सिर्फ यहाँ पर करण गुलेरिया को इतना ही कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब करण गुलेरिया का तो दिमाग अब और भी घूमने लग जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब आकाश ने किसी भी काम को लेकर यहाँ पर करण गुलेरिया को ऐसे इग्नोर किया था। नहीं तो आकाश गुलेरिया हमेशा से करण गुलेरिया को आगे से ही बात करता था। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विकास की लीडरशिप में भी दिल्ली पुलिस तैयार खड़ी थी। भले ही इंस्पेक्टर विकास को ये वेस्ट ऑफ द टाइम लग रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर विकास इन सब में रोहित का साथ नहीं देना चाहता था। वो इस केस को अपने ही अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर अपने हायर अथॉरिटी के कारण यहाँ पर उनकी वजह से मजबूर था। इंस्पेक्टर विकास यहाँ पर ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर अब्बास के कहने से ही उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने यहाँ पर रोहित के कहने पर ही इंस्पेक्टर विकास को इस मिशन में शामिल किया था, वरना जिसे तरह की बातें यहाँ पर अब्बास के बारे में विकास ने की थी, तो उसके बदले में तो इंस्पेक्टर अब्बास इंस्पेक्टर विकास से कभी भी बात ना करें। वो इंस्पेक्टर विकास को अब इस मिशन से दूर ही रखने वाले थे, लेकिन क्योंकि रोहित ने यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास को ही विकास के लिए बोला था, इसलिए ही यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास ने यहाँ पर विकास को उसको यहाँ पर दिल्ली में हो रहे मिशन के बारे में पहले से ही अपडेट दे दी थी। दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया के नाम से एक पार्सल था, जिसे आकाश ने खुद रिसीव किया था, क्योंकि रोहित ने खुद उसे मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि उस पार्सल को किसी भी नौकर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अब आकाश के अलावा, क्योंकि ये पार्सल सिर्फ और सिर्फ आकाश के लिए था, इसलिए कोई भी उसे रिसीव ना करें। आकाश यहाँ पर रोहित के कहे अनुसार सिर्फ वैसा ही करता है। आकाश ने उस पार्सल को ले लिया था, इसलिए आकाश अब उस पार्सल क्योंकि आकाश उस पार्सल का पहले से ही काफ़ी देर से वेट कर रहा था। जैसे ही उसे वो रिसीव हुआ, उसे लेकर वो सीधा ही एलिवेटर से अपने पर्सनल ऑफिस में चला गया था। वहीं इधर करण गुलेरिया भी अपने घर में ही हो रही इन्हीं सब अजीबगरीब हरकतों को देखकर हैरान थे। उधर मयूर गुलेरिया ने भी अपनी पूरी ही टीम को तैयार कर रखा था, क्योंकि यहाँ पर खुद मयूर गुलेरिया के पास अपनी एक खुद की सिक्योरिटी टीम थी। ये सुनकर यहाँ पर उसकी ही टीम के आदमी हैरान थे, क्योंकि उनको रोहित मारवा का मैसेज आ गया था कि वो गुलेरिया हाउस से बाहर न जाएं, वहीं रहकर ही वो वहाँ की सिक्योरिटी संभाले। इसलिए मयूर के आदमी हैरान परेशान होकर अब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आज तक यहाँ पर मयूर के हर एक मिशन में शामिल थे, लेकिन रोहित मारवा के कहे अनुसार उन्हें यहाँ पर अब मयूर का साथ न देकर उन्हें बस गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी को ही देखना था। इसलिए इस सब डिसीजन से वो हैरान थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो भी सिचुएशन में कि यहाँ पर मयूर गुलेरिया की सेफ्टी को देखें या फिर यहाँ पर वो इस चीज़ में रोहित मारवा की बात को माने। तभी अब वो इस बारे में एक बार मयूर गुलेरिया से बात कर लेना चाहते थे, इसलिए उनमें से उसकी ही टीम के एक आदमी ने यहाँ पर मयूर गुलेरिया को मैसेज किया। मयूर गुलेरिया को मैसेज करने के बाद जब मयूर को ये मैसेज आया, तब मयूर ने उस मैसेज को अच्छे से पढ़ा कि यहाँ पर रोहित के क्या इंस्ट्रक्शन है। इसलिए अब मयूर भी उसके बदले में अपने उस सिक्योरिटी गार्ड को मैसेज करते हुए रिप्लाई करता है कि जैसे ही यहाँ पर रोहित ने जो भी कुछ कहा है, तुम्हें सिर्फ रोहित मारवा के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को अभी फॉलो करना है, उससे आगे क्या करना है वो सब बाकी मुझ पर छोड़ दो। तब उसकी सिक्योरिटी के पास जब ये मैसेज जाता है, तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड फिर से यहाँ पर मयूर को मैसेज करता है और कहता है, लेकिन सर हम आपको ऐसे अकेले कहीं पर भी नहीं जाने दे सकते, यू नो दिस। तभी यहाँ पर मयूर उस मैसेज को देखने के बाद फिर से अपनी सिक्योरिटी को एक मैसेज भेजता है और कहता है, डोंट वरी, मैं अपने आप को और यहाँ पर जो इस मिशन को मैं सब चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर अगर गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी के लिए रोहित ने बोला है, तो तुम सिर्फ वो काम करो, बाकी आगे क्या करना है वो सब मैं अच्छे से संभाल लूँगा। और इतना कहने के बाद अब उसके आदमियों की कन्फ्यूजन भी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी।
वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक लंबा आदमी एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा कि बॉस क्या वो तैयार है। दूसरी तरफ से भी तभी आवाज़ आती है कि तुम्हारे काम की चीज़ तुम्हें बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। तभी उसने बातें बढ़ाते हुए पूछा, बॉस अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके बॉस ने भी दूसरी तरफ से जवाब दिया, डोंट वरी, इस बार किसी को भी कोई भी नुकसान होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और में से इस बार यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने जितना नुकसान करना था वो भी यहाँ पर आकर कर चुके हैं। लेकिन अब हमारी जीत तय है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर दिल्ली को बचाएंगे तो हम यहाँ पर कर्नाटक के इस समुंदर में अपने इस सारे ही जहर को इस पानी में घोल देंगे, जिससे यहाँ पर इस देश की नहीं बल्कि पूरे ही वर्ल्ड की तबाही पहले से ही तय है। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और वो यहाँ पर अगर कर्नाटक को बचाने के लिए आएंगे तो हम वहाँ पर दिल्ली के पानी में उसे मिला देंगे। हर तरफ से जीत हमारी ही तय है और अब इन लोगों को तो हारना ही होगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, बस जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस काम को अच्छे से करो। यहाँ पर किसी के भी हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि वो हम तक पहुँच जाएं। अब तुम जल्दी से फ़ोन रखो, मुझे और भी बहुत सारे काम है। ऐसा कहकर अब वो आदमी फ़ोन तुरंत ही कट कर देता है। तभी उसके आदमी उसके पास आकर कहते हैं कि बॉस आपके लिए एक पार्सल है। तभी उस आदमी के चेहरे पर फिर से एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो इसी का वेट कर रहा था। और तभी वो कहता है कि अब इस देश को हमारे आगे झुकना ही होगा, अब हम इसे इंसानियत पर हुकूमत करेंगे। ऐसा कहते ही वो अब जोर जोर से यहाँ पर एक डेविल स्माइल में हंसने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित का चॉपर भी वहाँ पर कर्नाटक के उस आइलैंड पर उतर चुका था, जहाँ पर ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही सेट किया हुआ था। वैसे ही रोहित, एनी एंड जॉन जैसे ही रोहित, एनी और जॉन उस आइलैंड पर अपने कदम रखते हैं, तभी रोहित की आंखों के सामने ही वो मंजर आ जाता है जब वो खून से लथपथ अनिका को अपनी बाहों में उठाते हुए हॉस्पिटल के लिए भाग रहा था। फिर वो जल्दी से रोहित अपने ही ख्यालों से बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पर रोहित अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया था। रोहित यहाँ पर अपने इमोशंस के बदले अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अब रोहित जल्दी से ही अपने इन सब इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। रोहित अब अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर एक मैसेज टाइप करता है और कहता है और टाइप करता है कि ऑल ओके। तभी उसे दूसरी तरफ से भी एक थम्स अप का साइन मिलता है, जहां उस मैसेज को देखने के बाद अब रोहित फिर से एक और मैसेज टाइप करता है और लिखता है कि मैंने जहां पर बोला था तुम वहीं पर ही होना। मैसेज पढ़ने के बाद दूसरी तरफ से भी फिर से सिर्फ हाँ में ही जवाब आता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में और कोई भी बातें नहीं होती। अब रोहित अपने इन मैसेज को सेंड करने के बाद अब रोहित फिर से अपने इस फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अब वो तीनों ही अब आगे बढ़ने के लिए अब निकल पड़ते हैं। तभी रोहित की नज़र एक समुंदर से आ रही बोट पर पड़ती है। तब रोहित ने देखा कि छठी इंद्री वह उस वोट से आ रहा था। रोहित ने उसे थम्स अप का इशारा किया, तो उसका इशारा देखकर अभी यहाँ पर थम्स अप के इशारे का मतलब यहाँ था कि इज ऑल गुड इज हेयर। तभी दूसरी तरफ से अब छठी इंद्री भी में थम्स अप का इशारा कर देता है, जिससे रोहित समझ जाता है कि अभी तक सब कुछ उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। रोहित ने यहाँ पर अपनी बाकी ही की पूरी ही टीम को यहाँ पर बुला लिया था, जो यहाँ पर अनिका के लिए पहले भी कर्नाटक के लिए निकली थी। रोहित ने यहाँ पर सबको अलग अलग ही बुलाया था, ताकि किसी को भी यहाँ पर उन पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। यहाँ पर अर्जुन सिंह और निखिल तो पहले ही आ गए थे, लेकिन रोहित के कहे अनुसार इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका भी अब तक यहाँ पर पहुँच चुके थे। वहीं ये सब अभी अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ अभी मारवा हाउस में अनिका अपने कमरे में अपने बेड पर अपने दोनों ही हाथों को सहला रही थी। अनिका यहाँ पर इतनी ही बोर हो रही थी, क्योंकि अनिका पहले कभी ऐसे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी थी, क्योंकि अनिका के लिए यहाँ पर खुद के लिए भी टाइम नहीं होता था। लेकिन अभी अनिका के लिए ये टाइम निकाल पाना बहुत ही बोरिंग हो रहा था। अनिका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जब से अनिका यहाँ पर खाली रहने लगी थी तब से वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर रोहित को मिस करने लगी थी। हालांकि अनिका ने यहाँ पर अनिका के पास कभी भी टाइम ना होने की वजह से अनिका ने कभी इस फीलिंग्स को पहले महसूस नहीं किया था। लेकिन जब से अब अनिका यहाँ पर फरी थी, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर साफ हिदायत दी थी कि अनिका सिर्फ तब तक यहाँ पर आराम ही करेगी। इसलिए अब अनिका
के पास करने को कुछ भी नहीं था और अनिका अब फिर से उठती है और अब वो रोहित की कबर्ड को खोलती है। अब वो रोहित की कबर्ड में से रोहित का एक ब्लेजर निकालती है। उस ब्लेजर को देखकर अब रोहित के चेहरे, यहाँ पर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अनिका अब उस ब्लेजर को हक करने लगी ताकि वो रोहित के कपड़ों की खुशबू में वो रोहित की खुशबू को ढूंढ सके। तभी उसे याद आता है, सडनली ही उसे याद आता है कि जाने से पहले रोहित ने उसे एक पेपर दिया था। वो इस पेपर को टेबल से उठाती है और वो वहां पर देखती है। अब उस पेपर में बड़े ही ध्यान से देखती है अनिका उस पेपर को देखकर, क्योंकि उस पेपर में पहले से ही कुछ लिखा हुआ था, इसलिए उस पेपर में कहे अनुसार अब अनिका जहाँ अपने ही कमरे की स्क्रीन का एलईडी स्क्रीन को ऑन करती है। जब अनिका उस एलईडी स्क्रीन को ऑन करती है तो उस पेपर में लिखे हुए सारे ही वर्डों को अब वो वहाँ पर एलईडी कनेक्ट करने के लिए वो वहां पर उन्हीं सभी वर्डों को टाइप करती है। सभी वर्डों को टाइप करने के बाद अब अनिका देखती है कि वहां पर एक कनेक्ट का ऑप्शन आ गया था। तभी अनिका उसकी स्क्रीन पर कनेक्ट वाले पर क्लिक कर देती है। जैसे ही अनिका यहां पर कनेक्ट कर देती है तो तभी सामने से उसे यहां पर कनेक्ट करती है। तभी कनेक्ट करने से पहले ही एकदम से अनिका को याद आया कि यहाँ पर उसका हेडफोन तो है ही नहीं। वो जैसे ही अपने हेडफोन को उठाने के लिए वहां से उठने को हुई कि तभी उसको याद आया कि उसका ये कमरा तो साउंड प्रूफ है, इसलिए उसे यहाँ पर अपने हेडफोन्स को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा ही अब कनेक्ट पर क्लिक कर देती है। अनिका यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करती है तभी अनिका के कानों में एक आवाज आती है। ये आवाज बहुत ही जानी पहचानी थी। जब अनिका एकदम से उस आवाज को सुनकर एलईडी की तरफ देखती है तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा की थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा काफी टाइम से यहाँ पर अनिका के इस एलईडी को कनेक्ट करने का ही वेट कर रही थी। अब अनिका यहाँ पर बोर ना हो इसलिए ही स्वाति मल्होत्रा ने ये सब तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। यहाँ पर अब अनिका की ऐसी हालत देखकर अब स्वाति से भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि स्वाति यहाँ अच्छे से समझ जाती है कि अनिका यहाँ पर काफ़ी फरी है, इसलिए वो यहाँ पर रोहित को ज़्यादा मिस कर रही है। इसलिए स्वाति यहाँ पर बिना अनिका की तबीयत के पूछे सीधे ही पूछ लेती है कि कुछ क्या बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो उसे। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका यहाँ पर अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहती है नहीं माँ। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी स्वाति मल्होत्रा अपने उसे कैमरे को ओपन करती है जो कर्नाटक में उसने एक ड्रोन के साथ भेजा था। अब दूसरा दिल्ली के पागल खाने में। ये देखकर अब अनिका एक पल से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका को वहाँ तो उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो वो क्योंकि यहाँ पर अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब अनिका उस स्क्रीन को देखकर अब समझ जाती है कि आखिर रोहित यहाँ पर इतना बिजी क्यों चल रहा था। एक पल के लिए जब अनिका सभी चीज़ों को वापस से रिवाइंड अपने माइंड में करके देखती है तो उसे फिर से याद आता है कि रोहित ने शायद उसके ही मिशन को पूरा करने के लिए कितनी खतरनाक वाली प्लानिंग कर ली थी। इसलिए ही शायद अनिका को यहाँ पर रोहित का एटीट्यूड, रोहित का ओरा कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। ये सिर्फ वैसा ही था जैसे जब फर्स्ट टाइम वो रोहित से मिली थी, सेम वैसा ही ओरा उसे अभी पिछले कुछ दिनों से रोहित का नजर आ रहा था। और ये चेंज अनिका यहाँ पर जब से अनिका को होश आया था तब से ही वो रोहित में ये देख रही थी। अब यहाँ पर काफ़ी देर तक अब अनिका उस स्क्रीन की तरफ देखती रहती है जो यहाँ पर स्वाति ने एक साइड कर्नाटक की स्क्रीन चला रखी थी उसी एलईडी में, और एक तरफ वहाँ पर दिल्ली में कनेक्ट की हुई स्क्रीन, दोनों को ही यहाँ पर पहले से ही चलाया हुआ था। अनिका वहाँ लेटे लेटे हुए उन्हें देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर अनिका काफ़ी टाइम से मेडिसिन भी ले रही थी, इसलिए उन स्क्रीन्स को देखते हुए अनिका को उसमें अभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसलिए अब अनिका उन्हें देखते देखते अनिका कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन अनिका की आंखें कब लग जाती है खुद अनिका को भी नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा अपने किले में बैठी हुई इन्हीं दोनों ही स्क्रीन्स पर अपनी नज़र गड़ाए हुए रहती है। स्वाति मल्होत्रा यहाँ एक पल के लिए भी अपनी पलकों को नहीं झपकाती, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा से अच्छे से जानती थी कि ये कितना हानिकारक हो सकता था। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को हर एक पल के लिए उन पर नज़र बनाए रखनी है, वो बस एक सेकंड के लिए भी अब इन स्क्रीन्स को नहीं छोड़ देती थी, क्योंकि इन स्क्रीन के द्वारा ही वो अगर कोई वहाँ पर खतरा है तो वो वहाँ पर रोहित की टीम को अच्छे से आगाह कर सकती थी। इधर गुलेरिया हाउस में भी आकाश अपने साथ एक बैग लेकर निकल रहा था। यहाँ पर रोहित के कहे अनुसार अब रोहित ने आकाश को जो भी चीज़ें लेने के लिए बोला था वो सब अब आकाश यहाँ पर पैक करके यहाँ से निकल ही रहा था। तभी वो श्रेया से टकरा जाता है। जब आकाश श्रेया से टकरा जाता है तो श्रेया से टकराने के बाद एकदम से आकाश भी यहाँ पर घबरा जाता है। अब श्रेया उससे पूछती है कि इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो।
अब श्रेया की बात को सुनकर अब आकाश के पास उसका कोई भी आंसर नहीं था। लेकिन आकाश उसे जवाब देता है कि वो एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जा रहा है। आकाश यहाँ पर श्रेया को ये बोलकर बिना श्रेया के कोई भी बातें सुन के वो आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं पीछे श्रेया अभी ये सब देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश करने क्या वाला है। वो अपने ही मन में कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। तभी वहाँ पर धीरे धीरे अब राजलक्ष्मी भी आ जाती है, क्योंकि राजलक्ष्मी भी अब धीरे धीरे राजलक्ष्मी ने भी घूमना फिरना शुरू कर दिया था। वो अब श्रेया से पूछती है, क्या हुआ भाभी? तभी श्रेया जब पीछे देखती है तो वहाँ पर राजलक्ष्मी खड़ी थी। अब श्रेया राजलक्ष्मी को देखकर जवाब देती है कि पता नहीं मुझे क्यों आकाश का बिहेव आज कुछ अजीब ही लग रहा था। तभी श्रेया की बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी भी कहती है, हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ पर सिर्फ आकाश भैया का ही बिहेवियर नहीं, मुझे तो यहाँ पर खुद मयूर भी अजीब ही बिहेव करते हुए लग रहा है। पता नहीं आजकल क्यों मुझे मयूर का भी ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजलक्ष्मी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पता नहीं भाभी, मैं जानती हूँ कि मयूर का काम कितना ही डिफिकल्ट है, मयूर को कितने ही अपनी सिक्योरिटी को संभालना होता है, यहाँ पर सारे ही गुलेरिया फैमिली की सिक्योरिटी को संभालना होता है। मैं उसके काम से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन आज तक उसने इतना भी अजीब बिहेव कभी भी नहीं किया था जितना वो आज कर रहा है। तभी राजलक्ष्मी कहती और भी आगे कहती है कि अब अनिका कैसी है? अब श्रेया जवाब देती है, वे कहती है कि वो ठीक है, पर उसे पूरी तरह से रिकवर होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही तभी ही हम उसके घर जाकर उसको देखकर भी आ सकते हैं, और शायद उसके बाद ही वो भी यहाँ पर हमारे बच्चों से मिल सकती है। जब तक अनिका यहाँ पर ठीक नहीं होती तब तक हम अपने तीनों ही बच्चों का क्योंकि नामकरण भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी भी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि जब राजलक्ष्मी को यहाँ पर घर पर गुलेरिया हाउस में लाया गया था तो क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी से अनिका ना तो हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी और ना ही वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी और उसके बच्चों से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर राजलक्ष्मी को पहले ही जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी कुछ ना कुछ संदेह हो रहा था, इसलिए अब उसने ज़्यादा फोर्स करते हुए वहाँ पर जब मयूर गुलेरिया से वापस घर आने के बाद पूछा तो अब मयूर से राजलक्ष्मी की ऐसी हालत नहीं देखी गई, इसलिए मयूर ने यहाँ पर राजलक्ष्मी को अनिका के बारे में सब सच बता दिया था। क्योंकि अब मयूर ने यहाँ पर राजलक्ष्मी को बोल दिया था कि किसी काम से अब अनिका के सिर में ज़्यादा ही चोट लगी है, इसलिए अनिका का ऑपरेशन हुआ है। अनिका को जैसे ही होश आएगा उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए अनिका को तो अब मारवा हाउस में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन राजलक्ष्मी अभी तक अनिका से नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर श्रेया से ही अनिका के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर श्रेया भी राजलक्ष्मी की बातों से एकदम से सहमत होती है और तभी वहाँ पर नंदिनी भी आ जाती है और अब नंदिनी पूछती है, अगर तुम दोनों अभी फ्री हो तो क्यों ना हम तीनों मिलकर यहाँ पर टी पार्टी करें। नंदिनी के इस आइडिया पर श्रेया और राजलक्ष्मी दोनों के ही चेहरे पर एक खिलखिलाहट आ जाती है। वहीं पागलखाने में दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर खड़ी आकाश की गाड़ी थी जिसमें आकाश गुलेरिया अपने ब्लैक जंप सूट में आया हुआ था और उसके चेहरे पर उसने अपना एक मास्क लगाया हुआ था जिससे उसको पहचान पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। वहीं आकाश गुलेरिया के अपोजिट डायरेक्शन में इंस्पेक्टर विकास अपनी पूरी ही टीम के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद था। वहीं पागलखाने के पीछे की तरफ मयूर गुलेरिया भी कुछ लोगों के साथ ही वहां पर पहले से ही मौजूद था, जैसे कि वहां पर रोहित ने उसको पहले से ही बताया हुआ था। वहां पर मयूर गुलेरिया अपने ही आदमियों को कुछ समझा रहा था कि उन्हें अंदर जाकर क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मयूर गुलेरिया ने पहले से ही एक टीम को अपने लिए तैयार कर ली। एक टीम को तो उसने वहां पर गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी के लिए छोड़ दिया था और अपने सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने अपने साथ ले लिया था। यहाँ पर रोहित ने आकाश गुलेरिया को पहले से ही बता दिया था कि इस मिशन में कौन कौन उसके साथ होंगे। जब आकाश गुलेरिया को यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास के होने का आभास होता है तब उसका गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है। अब आकाश गुलेरिया यहाँ पर गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब उसे वो सारी ही बातें याद आ जाती हैं कि कैसे इंस्पेक्टर विकास यहाँ पर अनिका के डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हर टाइम तैयार रहता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विकास नहीं चाहता था कि अनिका इस केस में
इन्वॉल्व हो। कैसे यहाँ पर उसने अनिका की इस सिचुएशन पर भी मजाक बनाया था। इसलिए अब आकाश ये सब सोचते हुए एक पल के लिए तो आकाश को भी यहाँ पर रोहित मारवा की प्लानिंग पर डाउट होता है कि आखिर कैसे रोहित मारवा एक ऐसे इंसान को जिसको अपनी ड्यूटी के बारे में अच्छे से पता नहीं है, जो इस मिशन में 100% अपना नहीं दे पा रहा है, जिसने इस मिशन को एक खेल समझ रखा है, क्यों यहाँ पर रोहित मारवा ने आए इतने कॉन्फिडेंशियल केस पर यहाँ पर इतने ऐसे इंसान को रखा है। इसलिए आकाश को भी यहाँ पर रोहित की इस प्लानिंग पर संदेह होता है। लेकिन क्योंकि ये प्लानिंग यहाँ पर रोहित मारवा ने की थी, इसलिए आकाश गुलेरिया ने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और इसलिए वो अपने काम पर ही फोकस करना चाहता है।